कि लॉ के पेपर में एग्जामिनर जो है वो आपसे कीवर्ड्स देखना चाह रहा है। तो जस्ट लाइक इफ आई से एक्सप्लेन व्हाट इज अ कंपनी, ठीक है, तो उसमें वो देखना चाहता है ये 5 कीवर्ड्स: ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। और एक मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था परपेचुअल सक्सेशन पे कि एक कंपनी में 5 जने थे, वो कार में पुणे घूमने गए थे, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, तो सब जने मर गए, तो अब क्या कंपनी बंद होगी, हो जाएगी? एक्सप्लेन। तो वहां पर एग्जामिनर क्या कीवर्ड देखना चाह रहा है? परपेचुअल सक्सेशन। जब तक आप ये वाला वर्ड यूज नहीं करोगे, परपेचुअल सक्सेशन वाला, तब तक एग्जाम में कितना भी इसके आसपास लिख लो, नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? सो ही वॉन्ट्स टू सी दिस वर्ड। जो भी कीवर्ड होता है अपने आंसर में, उसको अंडरलाइन करना है। परपेचुअल सक्सेशन, ये अंडरलाइन, ताकि उसका ध्यान चला जाए एग्जामिनर का। एग्जामिनर कम से कम 500 से 1000 कॉपीज चेक करता होएगा, एक अंदाजे से बता रहा हूं मैं आपको। तो अब यार, आपका काम क्या है कि सर उसको कंफर्ट देना। आपका काम है उसको कंफर्ट देना, लड़ाई नहीं करना उससे कि ये मैंने पैराग्राफ में लिख दिया है तो खुद ढूंढ ले आंसर क्या है। अपने को पॉइंटर्स में बताना है उसको, rather देन इन पैराग्राफ कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, अब तू ढूंढ ले। उसकी बजाय ऐसा लिखे, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चे का प्रेजेंटेशन स्किल्स भी है, और बच्चे को ने जो भी आंसर किया है वो एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान होएगा। यदि आप पैराग्राफ फॉर्म में या एक पैराग्राफ में कोई कीवर्ड आ रहा है, उसको अपने को अंडरलाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सर 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे के पेपर में अपने को कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं? एटलीस्ट 22 to 23 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है, तो सर हर आंसर शुड बिगिन विद अ न्यू पेज। एवरी आंसर शुड बिगिन ऑन अ न्यू पेज, ताकि एग्जामिनर अपनी धुन में ये नहीं कहे। कई बार होता है ना कि पता ही नहीं पड़ता है कि नया आंसर चालू हो गया, वो यार उसको होता है, ऐसे बहुत केसेस में होते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कि नया आंसर चालू हो गया। अपनी ड्यूटी है, ये पुराना आंसर यहाँ खत्म हुआ तो नया आंसर नए पेज से चालू करेंगे, ये अपनी ड्यूटी है एग्जामिनर को कंफर्ट देना। तुम एग्जामिनर को कंफर्ट दोगे तो एग्जामिनर तुमको नंबर देते हुए वो भी कंफर्ट देगा, अदरवाइज वो तुम्हारे नंबर देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। कल अपन ने एक चीज और करी थी क्या, कि सर किस किस टाइप्स ऑफ कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लागू होता है? कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लागू होता है? जिया बोरा, सबसे पहली बता। हाँ सर। कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है? कल किया था ये टॉपिक। सबसे पहली वैरायटी तू बता। बोरा जी कहाँ चले गए? सर मतलब सर जहां कौन से सी आप, टाइप की कंपनी? हाँ मैं थी। हाँ हाँ हाँ, आप थे तो बताओ। देख जिया बोरा, सुन मेरी बात। हाँ सर। इसका मतलब है, कल जहां मैंने क्लास रोकी थी, उसके बाद में आज सीधा मेरी क्लास में आके बैठ गए हो, यही हुआ है? हाँ मैंने पढ़ा, वीडियो नहीं देखा है। हाँ बेटा, वीडियो नहीं देखा है। मैं ये जो जिस फाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो मॉड्यूल है आईसीए का, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और नहीं भी शेयर कर पाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कोई भी चीज का, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको कैसे निकालना। कि सर मैंने आपको बताया आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले लिंक पे जाना। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर देखो, स्टडी मटेरियल आपको न्यू स्कीम का मिल जाएगा, फाउंडेशन का चाहिए अपने को, इंग्लिश मीडियम वाला चाहिए, मई 2026 से आगे वाला चाहिए अपने को, ठीक है, बिजनेस लॉज का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जाके हमको ये कंपनीज एक्ट वाला यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सेव करके रख लेनी है फाइल। तो नहीं देखा वीडियो तो यहाँ से आके 5 मिनट लगते, बस ये रही 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके की उस पे कंपनीज एक्ट लगता है। आपको खुद को डाउनलोड करना है, अब तो रास्ता बता दिया ना, तो चल
डायरेक्टली कल एक क्लास खत्म होने के बाद अगली क्लास में आके बैठना नहीं है। एक तो रिवाइज करना है और उसके शॉर्ट नोट्स का फोटो खींच के रोज ग्रुप पे भेजना है। ये मैं रोज रोज नहीं बोलूंगा, ये आपका रोज का काम है। सबको समझ में आ गई? खुशबू, सुया, करनावट, दिशी, चाहे कितना ही तुम्हारा एग्जाम हो, कितना ही तुम्हारा स्कूल हो, दूसरी क्लास हो, इस एक चीज में तुमने यदि एक्सक्यूज ले लिया तो फिर रिजल्ट तुमसे एक्सक्यूज ले लेगा, एक्सक्यूजेस। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू पास। यदि इस एक चीज में फॉलो कर लिया तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। खुशबू आजियानी, पहली बता, कंपनी कैसी टाइप्स ऑफ कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लागू होता है? Any company that is for incorporated under this act or any previous company law. तो कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई हो आइदर अंडर द कंपनीज एक्ट, दिस कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उस पे कंपनीज एक्ट ये 2013 लागू हो जाएगा। दिशी अग्रवाल, सेकंड बता। Insurance companies, except where the provisions of the Companies Act 2013 is inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or IRDA Act 1999. ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 या आईआरडीए एक्ट 1999 के अपोजिट जो प्रोविजंस जाते हैं, उनके अलावा कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लागू होता है। इसी तरीके से तीसरा हो जाता है बैंकिंग कंपनीज पे भी लागू हो जाता है सर, एक्सेप्ट जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अपोजिट जा रहे हो। ठीक है, चौथा सर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और क्या था? सुया कर्नावट। जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई वही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसी कंपनीज पे एक्सेप्ट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अपोजिट जा रहे हैं वो प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे भी लगेगा। पांचवा पॉइंट दर्श जैन बता सकता है? नहीं पता है सर, सॉरी। रिवाइज नहीं किया रे। हम्म, देख, पास होना है, सितंबर अटेम्प्ट है। तुम में से तेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से 11th में भी पढ़ रहे हैं और अब 12th में भी पढ़ रहे हैं। 11th में बीच में ज्वाइन किया था तो इस वजह से उनका कंपनीज फर्स्ट टाइम हो रहा है। बट तू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख कि हम 2 बार कोर्स कर लेते हैं। तेरा तो एग्जाम ही सितंबर में है, तो यू शुड बी ऑन योर टोज नाउ। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे से मेरे को ब्लैंक नहीं मिलना चाहिए पिछले दिन का जो पड़ा हुआ है उसमें। जिया जैन बता सकती है क्या? नहीं सर। नहीं पता। हाँ देख, तूने बोला नहीं उससे पहले शक्ल से पता पड़ जाता है मेरे को नहीं बताना है। ठीक है, चलिए तो सर, अपन ने पढ़ा था कि कंपनीज जो दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, सप्लाई एंड जनरेशन, ठीक है, एंड एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि सर कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से स्पेशल एक्ट पास करके कोई चीज गवर्न हुई है तो कोई कंपनी बनी है तो, एंड सर ये बहुत ध्यान से पढ़ना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी नहीं होती है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पर्सन है कि वह हमने एक कॉर्पोरेट फॉर्म में एक बॉडी बनाई है जो एक सेपरेट पर्सन है। तो सर क्या कंपनी के अलावा और भी बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं? हाँ सर, एलएलपी इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की पूरी एक डेफिनेशन होती है जिसके लिए आपको अभी फाउंडेशन लेवल पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी डिटेल ज्यादातर इंटर में आती है, बट अभी आप याद रख लो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, कोई भी एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया है वो तो पार्लियामेंट में ही होगा। तो सर, सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि इस पे भी कंपनीज एक्ट लागू होगा, तो सर उन पे भी हो जाएगा। ये याद रखना, बहुत रेयरली लेकिन एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि सर कंपनीज एक्ट कैसी कैसी टाइप्स ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। ऐसे क्वेश्चन रोज रोज रिपीट नहीं होते, लेकिन जिस दिन आते हैं ना
गूगली डालने के लिए बच्चों को, कि अब बच्चे बच्चे सोच के जाते हैं अरे वाह कंपनीज एक्ट है, अपने तो 15 से 20 नंबर फोड़ लेंगे। ठीक है, पता पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो वो खड़े हो गए कि यार अब ये क्वेश्चन तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमें तो फुल प्रूफ तैयारी करनी रहेगी। चलिए, ये भी हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जो भी बताना चाहे वो खुद आंसर करे। क्यों समय दे रहा हूं मैं, 15 मिनट क्यों खराब किए मैंने इस चीज पे, ताकि आपको ये बात का रियलाइजेशन होए कि आपको क्या करना है, किस लेवल पे करना है। रोज करना है, रोज फोटो खींच के पीडीएफ बना के अपने शॉर्ट नोट्स की भेजनी है, रोज रिवाइज करना है। सर के रोज रोज कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब कॉमन सील वाला क्वेश्चन भी कल अपन ने किया था। कॉमन सील कंपलसरी है क्या? नहीं सर, 2015 में कंपनीज में एक अमेंडमेंट आया था, जिससे, अमेंडमेंट मतलब समझते हो ना, अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई रूल जो एग्जिस्टिंग चल रहा है ना, उसी में चेंज कर देना पर्टिकुलर कोई चीज में, तो उसको कानून की भाषा में क्या बोलते हैं कि सर अमेंडमेंट कर देना। ठीक है, अमेंड कर देना, चेंज कर देना। एक तो होता है पूरा का पूरा चीज को हटा के नया ले आना, जैसे कि 1956 वाला कंपनीज एक्ट हटा के 2013 वाला ले ले, ये तो पूरा हो गया। पिछला वाला एक्ट को रिपील कर देना, कानून की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, रिपील कर देना, कि पूरा ही खत्म कर दिया और नया ले आए। और एक होता है अमेंडमेंट की सर उसी को में अंदर चेंज करके हम चलाए जाए। ओके, गॉट द पॉइंट? यस सर। अब कॉमन सील के लिए कल मैंने आपसे क्या बात करी थी? कॉमन सील के लिए मैंने आपसे बात करी थी कि सर ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी सेक्रेटरी हो, वहां पर कॉमन सील के साथ में एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना होता है। और ऐसी कंपनी जिसमें कॉमन सील है लेकिन कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, वहां कम से कम 2 डायरेक्टर्स को सील के साथ में साइन करना होता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? क्या मैंने सही समझाया या गलत समझाया? खुशबू, सही समझाया? ये समझाया। सही समझाया। और जिधर कॉमन सील नहीं होती है वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील। क्या सही समझाया? क्या सही समझाया है? बस हाँ सर सही समझाया। आप तो सही समझाओगे, गलत समझाया मैंने अभी आपको। कब पकड़ लेते मेरे कान? जब तुमने रिवाइज किया होता सब जनों ने, या फिर इतनी छोटी सी बात याद रह जाती कि सर यदि कंपनी में कॉमन सील ही नहीं है, यदि कंपनी में कॉमन सील ही नहीं है, तो फिर ऑथराइजेशन शेल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। मैं तो आपको ले गया कि कॉमन सील है, तो सर एक डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर। अरे गलत बताया मैंने। कब मेरे कान पकड़ते आप लोग? तब पकड़ते जब आप लोग ने रिवाइज किया होता। क्या कि यदि कॉमन सील नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। ये है कि यदि कॉमन सील है ही नहीं, इन अ केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, तो authorization shall be made by 2 directors or by a director and a company secretary wherever the company appoints a company secretary। बात समझ में आ गई? यस सर। ये इतनी छोटी छोटी बातों पे खींचा जाएगा तुमको, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो ही पार पढ़ पाओगे। इतनी छोटी याद रखना चाहिए कि जहां नहीं है सर, आपने गलत बोला है सर, जहां पर नहीं है वहां पर ऑथराइजेशन 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी, जहां पर कंपनी सेक्रेटरी का प्रोविजन किया गया है कंपनी। ठीक है, चलिए आज अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पूरे 20 मिनट खराब किए मैंने आज। ऐसे सितंबर अटेम्प्ट के लिए तो ना चल पाएगा ये। मैं जनवरी अटेम्प्ट या मई अटेम्प्ट के लिए इस तरीके से चलूंगा ना, तब तो मैं पार पड़ जाऊंगा। सितंबर में मैं इस तरीके से नहीं कोर्स करा पाऊंगा आपका। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे से कितना ले पा रहे हैं। ठीक है, आइए कॉर्पोरेट वेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको काफी कुछ पहले भी, कल भी समझाया था। कॉर्पोरेट वेल, वेल का मैंने आपको क्या बताया था, मतलब पर्दा। पर्दा क्या? कि सर जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उस दिन उसको बनाने वाले लोग और जो कंपनी है, इन दोनों के बीच, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हो जाती हैं। ठीक है,
पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, वो पार्टनरशिप और पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। पार्टनरशिप कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जबकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सर दोनों के बीच में एक पर्दा आ जाता है, कॉर्पोरेट फॉर्मेट का पर्दा आ जाता है, जो इनको और पर्दे से इनको दोनों को अलग अलग बना देता है। कल एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि सर ये एक अपना हॉल है स्कूल का, ये स्टेज बना हुआ है, तो स्टेज पे यहाँ पर्दा डाल देते हैं तो ये हिस्सा अलग हो जाता है, ये हो जाता है, जब पर्दा उठाते हैं तो पूरा हॉल एक हो जाता है। तो उसी तरीके से कॉर्पोरेट वेल एक पर्दा आ गया, कॉर्पोरेट फॉर्म का, कॉर्पोरेट एंटिटी का एक पर्दा डाल दिया हमने कि ये अलग है और ये अलग है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी पे ही बेस्ड होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी पे ही बेस्ड होता है कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट। इसी को बोला जाता है कि सर ये सेपरेट है, ये बनाने वाले सेपरेट है, जिस दिन भी ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनकॉर्पोरेट किस दिन होती है रे, क्या बताया था? इनकॉर्पोरेट किस दिन होती है? इनकॉर्पोरेट किस दिन होती है दर्श जैन? कॉर्पोरेट ये जब बना रहे हैं तो ये कब अलग एंटिटी बन जाती है? तू किस दिन जब पहला? वो रजिस्टर होता है आरओसी में तब। जब वो, बिल्कुल सही जा रहा है। पूरी बात यह है कि सर जिस दिन उसको रजिस्टर कर लेते हैं आरओसी में और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं, जैसे तुम लोग जब जन्मते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरीके से कंपनी जब जन्मती है तो इसको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, की ये बॉडी कॉर्पोरेट आज बन गई है। उस सर्टिफिकेट के कंटेंट्स भी बताए थे मैंने आपको कि सर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी जिसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये आज इतनी तारीख को इस वाले रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर करके बनाई गई है। नीचे उसकी रजिस्ट्रार की साइन सील जो भी होता है वो होगा। तो सर कब बर्थ हुआ? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट दी गई है उस डेट से इस बंदे का, इस आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हुआ माना जाता है। याद रह जाएगा अब? यस, ठीक है। तो सर कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट क्या है कि सर ये अलग हो जाएगी उस दिन से जिस दिन ये जन्म हुआ है, और इसको बनाने वाले अलग हो जाएंगे। सर इसके कामों के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, इनका गला नहीं पकड़ा जा सकता, इसकी एसेट्स, इसकी लाइबिलिटीज चुकाने की जिम्मेदारी इसकी, वगैरह वगैरह। वही सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सेपरेट लीगल एंटिटी, जहां पर भी कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, वहां अपने को कौन सा केस मेंशन करना है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ओके सर। अब सर लेकिन मान लो दर्श जैन ने, खुशबू आजियानी ने, जिया जैन ने और हमारी वोरा साहब ने ये मिलके कंपनी बनाई, कहा हम तो लोगों को, इस कंपनी का एम ही यही है कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और बाद में लेके भाग जाना। फिर कह देंगे कंपनी पर्सन है उसको पकड़ो, हमको क्यों जेल में डाल रहे हो, कंपनी ने ये काम किया है, वो सेपरेट पर्सन है। अरे भाई जब तुम कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का यानी कि कॉर्पोरेट वेल का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हो तो फिर इस कॉर्पोरेट वेल को या तो लिफ्ट कर दिया जाता है, पर्दा उठा दिया जाता है, या फिर पियर्स कर दिया जाता है। पियर्सिंग का मतलब होता है इसके बीच में खड्डा कर दिया तो आर पार जो एक्चुअल स्थिति है वो सही में दिखने लग जाएगी कि क्या है। तो जब कब कॉर्पोरेट वेल का पहला कंसेप्ट कि सर जिस दिन बनी उस दिन ये और ये अलग पर्दा पड़ा हुआ है बीच में, लेकिन यदि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाने का कोशिश किया, सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाने का कोशिश किया तो ये पर्दा या तो खींच लिया जाएगा बीच में से ताकि एक्चुअल दोनों एक ही मान लिए जाएं, या फिर इसमें पियर्सिंग, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, आर पार सही में क्या है वो देखने के लिए हम इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देंगे। ठीक है, ताकि इन लोगों को सही में सजा मिल पाए। ठीक है, सो लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर थोड़े टाइम में रिपीट होता है। कॉर्पोरेट वेल क्या है और लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, ये देखो आगे नेक्स्ट पेज पे आया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कि सर किन किन 4-5 सिचुएशंस में इस सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 इन 5 अलग अलग सिचुएशंस में
सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना करके जो पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनको सही में उनका गला पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम का पूरा क्वेश्चन है। सर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेन व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल और व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। तो सर ये 5 सिचुएशंस डिस्कस करनी होंगी। ठीक है सर, इनमें से एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बंदा जो है वो टैक्स बचाने की कोशिश करने के कारण कंपनी फॉर्मेट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर हम अलग मानने से मना कर देंगे कंपनी की, और उस उन लोगों की अलग अलग एंटिटी को अलग अलग मानने से मना करके वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। तो इनमें से कोई पर्टिकुलर चीज पे आ रहा है ना, तो वो भी हमने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना चालू करते हैं कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। खुशबू जी पढ़ो। Corporate veil refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. The term corporate veil refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to the company's actions. If the company incurs any debts or contravenes any laws, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. Thus, the shareholders are protected from the acts of the company. ठीक है, तो सर कॉर्पोरेट वेल, देखो कॉर्पोरेट मींस वही कॉर्पोरेशन, वेल का मतलब याद रख लो तो अपने आप सब याद आ जाएगा। वेल मतलब पर्दा होता है। ठीक है, सो कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ही कॉर्पोरेट वेल होता है। तो जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी की बात आ रही है वहां कंपल्सरीली कौन सा केस मेंशन होना चाहिए, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये भी याद रखना, जब तक केस लॉ मेंशन नहीं करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जब तक कीवर्ड्स मेंशन नहीं करोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। दर्श जैन परेशान तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। मैं तेरा चेहरा देख के ऐसा लगता है किस जगह पे आ गया मैं, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर। कल मैंने एक बात बोली थी, ओखली में सर दे दिया है ना तो मूसल से मत डरना, बोली थी या नहीं बोली थी? ओखली में अब दे दिया है ना तो अब डंडे पड़ेंगे, डंडे सह ले। आज जो कर रहे हो वो डिसाइड करेगा जीवन में अगले 40 साल क्या करते रहोगे। प्रतिदिन खुद को कोसते रहोगे या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपना अपनी जिंदगी अपने परिवार वालों की जिंदगी ठीक ठाक रखोगे। आज मेहनत से जी चुरा लिया तो अगले 40 साल गंदी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत कर ली तो अगले 40 साल अच्छी मेहनत करके खुद की नजरों में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रख पाओगे। ध्यान रखना, मेहनत से जी मत चुराना रे मेरे बच्चों। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल। तो सर कॉर्पोरेट वेल सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी सोलोमन वर्सेस सोलोमन, कनेक्शन एक से एक कनेक्ट करके याद रखो। ठीक है, नंबर 1। तो सर दूसरी बात, the term corporate veil refers to the concept that members of the company are shielded from the liability connected to the company's action। कि सर कंपनी जो भी काम कर रही है उसके लिए मेंबर्स नहीं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, वो ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, उसके लिए मेंबर्स कतई जिम्मेदार नहीं होंगे। और क्या बोलता है, इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स, कंपनी की कोई उधारी है तो वो चुकाने के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। और कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉज, कंपनी कोई लॉज फॉलो नहीं कर रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगी? सर कंपनी खुद होगी, मेंबर्स का गला थोड़ी पकड़ेंगे, वो तो अलग है। द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल, ठीक है बता दिया, फॉर दोज एरर्स, उनके लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कॉर्पोरेट वेल अलग अलग है दोनों, बीच में पर्दा आया हुआ है। इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट इंसुलेशन? कभी घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, बिजली का काम करता है, तो आपने बिजली का वायर देखा है, तार देखा है कभी कि हाँ सर तार लेके और उससे एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहा है या तार डाल रहा है, कभी भी देखा होगा? तो जो कॉपर या एल्यूमिनियम का तार होता है उसके ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है। कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि काम करते वक्त या फिर बिजली इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफर होते वक्त यदि तार कहीं पर है तो वो बिजली का करंट बाहर नहीं आ जाए, उसको हमने रबर की कवरिंग से इंसुलेट कर दिया। इंसुलेशन का मतलब समझ में आया? अंदर जो चल रहा है वो बाहर किसी को इफेक्ट नहीं करे। तो कंपनी और
इसको बनाने वाले लोगों के बीच में एक इंसुलेशन आ गया, यहां पर जो चल रहा है वो यहाँ झटके नहीं देवे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉर्पोरेट इंसुलेशन का मतलब यस। Thus the shareholders are protected from the acts of the company. फिर केस का आंसर आता है कि सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी laid down the foundation of the concept of corporate will और independent corporate personality। अपन ने समझा हुआ है तो इसको फटाफट पढ़ के खत्म करेंगे। पढ़ भाई। In Solomon versus Solomon and Company Limited, the House of Lords laid down that a company is a person distinct and separate from its members. In this case, one Solomon incorporated a company named Solomon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons, and 1 daughter. This company took over the personal business assets of Solomon for £38,782, and in turn, Solomon took 20,000 shares of £1 each. Debentures worth £10,000 of the company with charge on the company's assets and the balance in cash. His wife, daughter, and 4 sons took up to £1 share each. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. The unsecured creditors, to the tune of 7,000, contended that Solomon could not be treated as a secured creditor of the company in respect of the debentures held by him, as he was the managing director of a one-man company, which was not different from Solomon, and the cloak of the company was a mere sham and fraud. It was held by Lord Macnaghten. The company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are managers, and the same hands receive the profits, the company is not in law the agent of the subscribers or trustees for them, nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to the extent and in the manner provided by the Act. Thus, this case clearly established that company has its own existence, and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds virtually the entire share capital. The whole law of corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity. ठीक है, देखो इतना जो इन्होंने क्लिष्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझाया था वो मैं आपको आसान भाषा में पहले ही समझा चुका हूँ कि सर बिजनेस था जूते बनाने का, वो उसने अपनी कंपनी फॉर्म करी और उसमें ट्रांसफर किया, उसमें खुद ने मेजॉरिटी शेयर होल्डर सोलोमन ने रखे कंपनी के, और अपनी वाइफ, अपने डॉटर्स, अपने सन्स को एक एक शेयर यहाँ पर पकड़ा दिए, खुद ने मेजॉरिटी शेयर रखे, प्लस कुछ पैसा कैश में लिया सोलोमन ने, धंधा जो ट्रांसफर किया, कुछ शेयर्स ले लिए, इस तरीके से 20,000 शेयर खुद ने लिए, एक एक शेयर इनको पकड़ा दिए, टोटल 7 जने थे ये लोग ऐसे, और बाकी का डिबेंचर्स के फॉर्म में ले लिया, खुद को पेमेंट करा दिया। ये डिबेंचर्स कैसे थे? सिक्योर्ड थे। ठीक है, बाकी लोगों को, थर्ड पार्टीज को अनसिक्योर्ड वालों ने जब पेमेंट की बारी आई, कंपनी जब फेल हो रही थी, तो इनको बाद में चुकाया, तो इन्होंने एतराज किया, बात पहुंची कोर्ट में, कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, ये सोलोमन सेपरेट है और सोलोमन एंड कंपनी सेपरेट है। ठीक है, इस वजह से यहीं से सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कंफर्म किया गया इनटू द आइज ऑफ लॉ। इनफैक्ट पूरा कंपनीज एक्ट ही सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एक अलग चीज होती है जिसको हम कंपनी बोलते हैं, अलग पर्सन होता है, तभी तो उसके लिए पूरा का पूरा एक कानून बनाया गया कि वो कैसे ऑपरेट करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड, यानी कि क्या हम कंपनी और उस कंपनी को बनाने वाले लोगों को अलग अलग मानने से मना कर सकते हैं क्या, इस पर्दे को हटा सकते हैं क्या बीच में से? ठीक है, तो 5 सिचुएशन ऐसी है जहां पर हम कंपनी और उसको बनाने वाले लोगों को अलग अलग मानने से मना कर देते हैं, पर्दे को हटा लेते हैं। आइए पढ़ते हैं उन 5 सिचुएशंस के बारे में जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को मानने से खुद कानून ने मना कर दिया है। ठीक है, पढ़े दर्जन? यस सर। ठीक है, इसका चेहरा देख के लगता है हम जब छोटे बच्चे थे तो एक है ना टॉनिक का एड आता था, किस पे? टेलीविजन पे, उस जमाने में 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, हम छोटे छोटे थे तब। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिनकारा। ठीक है, तो इसका चेहरा देख के मुझे बार बार वही एड याद आता जाता है, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
तो 1 2 3 4 5 सिचुएशंस में हम लोग लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देते हैं। अच्छा, ये करीब करीब कहाँ से आ रही है? मैंने आपको कहा था कि सर लॉ बनने के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। एक तो होता है कि सर खुद पार्लियामेंट में एक्ट पास करा के लॉ बना दिया। दूसरा लॉ जो हम लोग कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई करते हुए जो डिसीजंस आते हैं उधर से भी लॉ बनता है, ठीक है। और इंडिया में तो ये इसी को कॉमन लॉ बोलते हैं। और ऐसे डिसीजन से भी हम लोग के यहाँ पर लॉ का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन या फिर मैकुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, तो सर वहां से भी तो हमको समझ में आ रहा है कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी में तुम्हारा तो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसकी एसेट्स इसकी, इसकी लाइबिलिटीज इसकी, आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, इस वजह से आप उसके जॉइंट प्रॉपर्टी के जॉइंट होल्डर हैं, ऐसा नहीं होगा। ना ना ना, इवन आपका इस कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब कहां से आ रहे हैं? कि सर केस लॉ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की सिचुएशंस है ना, ये भी मेजॉरिटी करीब करीब केसेस से ही खुद जजेस ने कोर्ट रूम में डिसाइड किया है। आइए देखते हैं क्या है। कि सर पहला है ट्रेडिंग विद एनिमी। आओ एक एक समझाता हूं, फिर पढ़ेंगे अपन। ट्रेडिंग विद एनिमी, मान लो आज इंडिया और चाइना का वार हो जाता है। इंडिया और चाइना का लड़ाई हो जाती है। वार इंडिया की कंट्री ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइना के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो सर एक छोटी सी बात बताओ, यदि हम उस दौरान भी इससे चाइना से धंधा करें तो आरंट वी ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री? आरंट वी ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री? यस सर। वो हम ही से पैसा कमाएगा और उसको हमारे ही लोगों के खिलाफ आर्टिलरी गन्स, बंदूक, तोप वगैरह में यूज करेगा। यस सर, वो हमारे से ही पैसा कमा के हमारे खिलाफ ही यूज करेगा। तो जब कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है, मान लो, ठीक है, कोई कंपनी है वो इंडिया में काम कर रही है, रजिस्टर इंडिया में हुई है, इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, लेकिन पीछे लोग एनिमी कंट्री के बैठे हुए हैं। जब हम उनके बनाने वाले लोगों को देखेंगे कि ये मिस्टर जिंगपिंग लू, ये मिस्टर शिंगपिंग ली और ये सब ऐसे ऐसे नाम आएंगे, यानी कि ये पर्दा खींच के देखेंगे तो भले ही कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई हुई है, उसको चलाने वाले लोग एनिमी कंट्री के हैं। तो क्या हम दोनों को अलग अलग मानने से मना करके एक ही मान सकते हैं? सही में पर्दा खींचा तो रियल सिचुएशन पीछे की दिखी या नहीं दिखी? हाँ सर। तो लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जहां पर हम कंपनी को और उसको अलग अलग मानने से मना कर सकते हैं, ट्रेडिंग विद एनिमी। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया, जहां दोनों को अलग अलग मानने से मना कर देंगे? यस सर। जिया जैन, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो तेरे पास में कोई मैजिक है क्या जिससे तू गायब हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है? सर नहीं सर। सर ये मैजिक सबके पास है, मेरे अकेले के पास नहीं। चलो नेक्स्ट। वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, जहां पर हम कंपनी को मात्र इसलिए यूज ले रहे हैं जिससे कि हम टैक्स को गलत तरीके से बचा सकें। ठीक है, आओ समझते हैं कैसे। मान लो हमारी दिशी अग्रवाल है। दिशी अग्रवाल इज ऋषि अग्रवाल इज धन्ना सेठ। धन्ना सेठ मतलब समझते हो? अकूत पैसा। ठीक है, अकूत पैसा। कहीं चलते चलते 5-10 लाख रुपए खर्च कर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी मामूली सी बात है। तो ऋषि अग्रवाल के पास में बहुत सारे शेयर्स थे और बहुत सारे डिबेंचर्स थे। ठीक है, शेयर्स पे कैसी इनकम होती थी इनको? शेयर्स पे क्या मिलती है? कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? कि सर इंटरेस्ट। लेकिन ऋषि अग्रवाल का एक पेन पॉइंट था। क्या पेन पॉइंट था? कि जैसे ही इनको डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम मिलती थी, सरकार कहती थी लाओ 30% टैक्स इधर दे दो या 40% टैक्स इधर दे दो। यानी कि इनका एक मेजॉरिटी चंक कौन खा जाती थी? कि सर सरकार किस रूप में? टैक्स के रूप में मान लेती थी।
इनको एक दिन इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि यार इधर इनकम आती है और 30-40% सरकार ले जाती है, तो मैं एक काम करती हूँ 5 अलग अलग कंपनीज खोली दिशी अग्रवाल ने, पांचों में अपने थोड़े थोड़े शेयर्स डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए अपने शेयर्स इन कंपनियों के नाम पे, और पांचों में अपने थोड़े थोड़े डिबेंचर्स डाल दिए। तो इनकम कहाँ आने लगी शेयर्स और डिबेंचर्स की, कि सर इन कंपनीज में आने लगी। ठीक है, एक बार सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करो, प्लीज रिजॉइन ऑन द सेम लिंक वंस अगेन।